नमस्कार। आज हम प्राचीन यूनानी दर्शन की उन जड़ों तक जा रहे हैं जहां दुनिया को समझने के दो, आप कह सकती हैं, बिल्कुल उलट रास्ते निकले थे। जी। एक तरफ थे हेराक्लिटस। उनका मानना था कि भाई सब कुछ बदल रहा है लगातार। वो कहते थे ना, सब कुछ बहता है। हाँ, और दूसरी तरफ थे एलियाटिक स्कूल के दार्शनिक जैसे पार्मेनिडीज। उनका कहना था कि अरे नहीं, बदलाव तो बस एक वहम है, असल में तो कुछ बदलता ही नहीं। ये तो वाकई एकदम विपरीत विचार है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं थी, ये लोग सच में, मतलब वास्तविकता की तह तक पहुंचना चाहते थे। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि इन शुरुआती यूनानी विचारकों ने बदलाव, स्थिरता, ज्ञान, इन सब पर क्या सोचा। हाँ, हमारा मकसद यही है कि उनके मौलिक विचार क्या थे, उन्होंने विरोधाभासों को कैसे देखा, और उनके विचारों का आगे चलकर क्या असर हुआ। स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन पर गौर करेंगे। बढ़िया। तो हेराक्लिटस से ही शुरू करें। उनका वो मशहूर वाक्य पांटा रेई, सब कुछ बहता है। जी, पिंटा रेई उनका सबसे प्रसिद्ध विचार। जैसे वो नदी वाला उदाहरण देते थे। हाँ, कि आप एक ही नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते। सही, क्योंकि जब तक आप दूसरी बार कदम रखेंगी, न तो वो नदी वहीं रहती है, न आप वहीं रहते हैं, सब बदल चुका होता है। लेकिन वो सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते थे, है ना? कुछ विरोधाभासों की एकता जैसी बात भी थी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, विरोधाभासों की एकता। जैसे सोचिए, धनुष या वीणा, उनमें तनाव होता है, खिंचाव होता है। हाँ, तार खींचे होते हैं। उसी खिंचाव से उन विरोधी ताकतों से ही तो संतुलन बनता है या संगीत पैदा होता है। हेराक्लिटस का मानना था कि दुनिया इसी तरह विरोधी ताकतों के तनाव से चलती है। अच्छा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कला मतलब संघर्ष वही सब चीजों का पिता है, जन्मदाता है। अरे, ये तो काफी क्रांतिकारी बात लगती है ना? उनके विचार अक्सर थोड़े, आप कह सकते हैं, गूढ़ होते थे। शायद इसलिए उनको द डार्क या अंधेरे वाले दार्शनिक का उपनाम भी मिला। दिलचस्प। और वो ये भी कहते थे कि प्रकृति छिपना पसंद करती है। जी, मतलब शायद ये कि दुनिया के असली नियम, असली सच्चाई वो आसानी से दिखती नहीं है, आपको गहराई में जाना पड़ता है। और उन्होंने आग को मूल तत्व माना था, शायद इसलिए कि आग हमेशा बदलती रहती है, अस्थिर सी। संभवतः आग बदलाव का, ऊर्जा का प्रतीक है। वो हर चीज को बदल देती है, खुद भी बदलती रहती है। तो हाँ, ये उनके दर्शन से मेल खाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे छोर पर, एलियाटिक स्कूल, पार्मेनाइडस। हाँ, ये हेराक्लिटस की प्रतिक्रिया जैसे थे। पार्मेनाइडस का तर्क एकदम उलट था। उनका मूल मंत्र था बीइंग इज, नॉन बीइंग इज नॉट। बीइंग इज, नॉन बीइंग इज नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? सत है, असत नहीं है। बिल्कुल, यानी जो चीज अस्तित्व में है वो बस है, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। वो बदल नहीं सकती, क्योंकि बदलने का मतलब होगा कि वो कुछ ऐसा बन जाए जो वो नहीं थी। और जो नहीं है, यानी असत या नॉन बीइंग, वो तो है ही नहीं, तो उससे कुछ बन भी नहीं सकता। वाह, कि ना तो कोई चीज बन सकती है, न खत्म हो सकती, न बदल सकती है। उनके तर्क के हिसाब से तो यही नतीजा निकलता है। शून्य या खाली जगह भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो नॉन बीइंग हुई। लेकिन हमें तो दुनिया बदलती हुई दिखती है, चीजें चलती हैं, बदलती हैं। हाँ, यहीं पर पार्मेनाइडस कहते थे कि ये हमारी इंद्रियों का धोखा है। हमारी आंखें, हमारे कान, ये हमें भ्रम में डालते हैं। असली ज्ञान तर्क से मिलता है, और तर्क कहता है कि बदलाव असंभव है। ये तो मानना मुश्किल है। यहीं पर उनके शिष्य जीनो के वो विरोधाभास आते हैं क्या? जी हाँ, जीनो के पैराडॉक्स वो बहुत मशहूर है। जैसे वो एक्किलीज और खरगोश वाली दौड़। हाँ हाँ, कि तेज दौड़ने वाला एक्किलीज कभी कछुए को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक वो कछुए की जगह पहुंचता है, कछुआ थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। बिल्कुल। और दूसरा वो तीर वाला विरोधाभास, कि उड़ता हुआ तीर असल में हर पल स्थिर होता है, क्योंकि किसी भी एक क्षण में वो एक ही जगह पर होता है। लेकिन जीनो का मकसद क्या था ये सब कहकर? क्या वो ये कहना चाहते थे कि सच में गति नहीं होती? नहीं नहीं, उनका मकसद ये साबित करना नहीं था कि गति होती ही नहीं। वो दरअसल ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारी जो गति की समझ है, हमारी जो अवधारणा है, उसमें तार्किक दिक्कतें हैं, विरोधाभास हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर आप किसी दूरी को अनंत छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकती हैं, तो गति शुरू कैसे होगी? आपको अनंत हिस्से पार करने होंगे। जीनो हमें तर्क की सीमाओं पर सोचने को मजबूर करते हैं, खासकर जब हम अनंत या इन्फिनिटी जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं। ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। तो अगर दुनिया ना तो पूरी तरह
बदल रही है जैसा हेराक्लिटस ने कहा, नहीं पूरी तरह स्थिर है जैसा पार्मेनाइडीज ने, तो फिर आखिर ये है क्या? बनी किस चीज से है? सही सवाल। और यहीं पर एंट्री होती है परमाणुवादियों की, ल्यूसिपस और उनके शिष्य डेमोक्रिटस। परमाणु, एटम। हाँ, एटमोस, जिसका मतलब था जिसे और काटा ना जा सके। उनका विचार उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ दो चीजों से बना है। दो चीजें कौन सी? एक तो ये बेहद छोटे, ठोस, अविभाज्य कण जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा, और दूसरा इन परमाणुओं के बीच का खाली स्थान यानी शून्य या वॉइड। तो पार्मेनाइडीज के विपरीत इन्होंने शून्य को माना। बिल्कुल, इनके लिए शून्य का होना जरूरी था ताकि परमाणु उसमें घूम सकें, टकरा सकें, जुड़ सकें। और ये परमाणु कैसे थे? ये सिर्फ आकार, आकृति और शायद वजन में एक दूसरे से अलग थे। उनमें कोई रंग, गंध, स्वाद जैसी क्वालिटी नहीं थी। अच्छा, तो दुनिया की इतनी सारी विविधता कैसे बनती है फिर? वो कहते थे कि ये सारी विविधता बस इन परमाणुओं के अलग-अलग तरह से जुड़ने और व्यवस्थित होने से पैदा होती है। सब कुछ बस परमाणुओं की टक्कर और उनके संयोग का नतीजा है। एक तरह का नियतिवाद, सब कुछ पहले से तय नियमों के हिसाब से होता है, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। मतलब कोई ईश्वरीय इच्छा नहीं, कोई मकसद नहीं, बस कणों का खेल। उनकी शुरुआती विचार में तो ऐसा ही लगता है, पूरी तरह से भौतिकवादी नजरिया। लेकिन क्या इसमें थोड़ी निराशा नहीं है? अगर सब कुछ तय है तो हमारी इच्छा का क्या? हाँ, ये सवाल जरूर उठता है। और शायद इसी वजह से बाद में एक और दार्शनिक हुए, एपिकुरस, जो खुद परमाणुवादी थे। उन्होंने इसमें एक छोटा सा पर बहुत अहम बदलाव किया। क्या बदलाव? एपिकुरस ने कहा कि परमाणु जब शून्य में गिरते हैं तो कभी-कभी बिना किसी बाहरी कारण के वो अपनी सीधी राह से हल्का सा भटक जाते हैं, एक अनिश्चित सा झुकाव या स्वर्व। इसे क्लाइनेमैन कहते हैं। हल्का सा भटकाव, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। ये छोटा सा अप्रत्याशित भटकाव ही है जो पूरी तरह से तयशुदा दुनिया में थोड़ी सी अनियमितता, संयोग और शायद इच्छा स्वातंत्र्य की गुंजाइश पैदा करता है। ये चीजों को एकदम मशीनी होने से बचाता है। वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। जी, और एपिक्यूरस का दर्शन भी पूरी तरह भौतिकवादी था। देवताओं को मानते थे, पर ऐसा कि वो दुनिया के मामलों में दखल नहीं देते। और ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां, जो हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, वही सच की शुरुआत है। और लुक्रेथियस, उनका क्या योगदान था? लुक्रेदियस एक रोमन कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने एपिक्यूरस के परमाणुवाद को अपनी एक लंबी कविता डे रीरम नाट्यूरा यानी चीजों की प्रकृति पर बहुत खूबसूरती से समझाया और उसका बचाव किया। अच्छा, कविता में दर्शन? हाँ, और बहुत प्रभावशाली ढंग से। उन्होंने पदार्थ की अविनाशिता पर जोर दिया कि कुछ भी शून्य से पैदा नहीं हो सकता और न ही पूरी तरह नष्ट होकर शून्य बन सकता है। ब्रह्मांड अनंत है, उसमें अनगिनत दुनियाएं हो सकती हैं। उन्होंने धर्म और अंधविश्वास पर भी काफी प्रहार किया। उनका मानना था कि मौत का डर ही इन सब का कारण है। तो ये परमाणुवादी धारा काफी शक्तिशाली लगती है, पूरी तरह भौतिकवादी। हाँ, ये भौतिकवादी परंपरा की एक मजबूत नींव थी। ठीक है, अब तक हमने देखा कि दुनिया कैसे बनी है, बदल रही है या नहीं, लेकिन फिर एक और मोड़ आता है जहां ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर इंसान पर आता है। सोफिस्ट्स। सही, सोफिस्टों के साथ फोकस बदलता है। प्रोटोगोरस का वो प्रसिद्ध कथन याद है, मनुष्य ही सभी चीजों का मापदंड है। हाँ, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इसका क्या मतलब था उनके लिए? इसका मतलब था कि सत्य या वास्तविकता कोई बाहरी स्थिर चीज नहीं है जिसे सब एक जैसा देखें, बल्कि हर व्यक्ति का अपना अनुभव, अपना दृष्टिकोण ही उसके लिए सच का पैमाना है। जो मुझे ठंडा लगता है, हो सकता है आपको ना लगे। तो ठंडा होना चीज में नहीं, मेरे अनुभव में है। तो ये तो व्यक्तिपरकता की ओर एक बड़ा कदम हुआ। बिल्कुल। शुरुआत में सोफिस्ट तर्क और अलग-अलग दृष्टिकोण से सोचने पर जोर देते थे, जो अच्छी बात थी। वो संशयवादी भी थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका नाम सापेक्षवाद से जुड़ गया। मतलब कोई परम सत्य नहीं है, सब रिलेटिव हैं। और शायद अलंकार शास्त्र से भी। रेटोरिक, हाँ, क्योंकि अगर कोई निरपेक्ष सत्य नहीं है तो फिर किसी भी बात को सही या गलत साबित करना सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से तर्क दे सकते हैं, कितनी अच्छी भाषण कला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो दो धारी तलवार हुई। एक तरफ इसने अलग अलग नजरियों को समझने में मदद की होगी। जी हाँ,
जिसे बाद में हेगेल जैसे दार्शनिकों ने भी सराहा कि ये सोच को विकसित करता है। लेकिन दूसरी तरफ इससे सच को तोड़ने मरोड़ने का खतरा भी बढ़ गया। मतलब बस बहस जीतना ही मकसद रह गया। बिल्कुल। हेर फेर की संभावना बढ़ गई। कुछ सोफिस्ट तो, जैसे गॉर्जियस, वो तो चरम संदेहवाद तक चले गए। उनका कहना था कि पहली बात तो कुछ भी वास्तविक नहीं है। अगर कुछ वास्तविक हो भी तो हम उसे जान नहीं सकते, और अगर जान भी लें तो किसी और को बता नहीं सकते। अरे बाप रे, ये तो पूरी तरह से निराशावाद लगता है। हाँ, ज्ञान की संभावना पर ही सवाल उठा दिया उन्होंने। और फिर इसी माहौल में आते हैं सुकरात, जो इस सबसे सहमत नहीं थे। एकदम सही। सुकरात इस सापेक्षवाद और सिर्फ बहस जीतने वाली प्रवृत्ति से बहुत चिंतित थे। वो मानते थे कि सच्चा ज्ञान संभव है और हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। लेकिन उनका तरीका अलग था, है ना? वो उपदेश नहीं देते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पद्धति थी द्वंद्वात्मकता, डायलेक्ट, सवाल जवाब का सिलसिला। वो किसी से मिलते, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो किसी विषय का ज्ञानी होने का दावा करता हो, और फिर उससे उस विषय पर सवाल पूछना शुरू करते, जैसे न्याय क्या है या बहादुरी क्या है। अच्छा, और फिर वो सामने वाले के जवाबों में ही विरोधाभास या कमजोरियां दिखाते। अक्सर वो खुद को अज्ञानी दिखाते थे, जिसे सुकराती व्यंग्य कहते हैं। मकसद ये होता था कि सामने वाला व्यक्ति खुद सोचे, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाए और धीरे धीरे एक ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा सार्वभौमिक परिभाषा की ओर बढ़े। मतलब वो जवाब देते नहीं थे, जवाब निकलवाते थे। हाँ, एक तरह से वो आगमन विधि का इस्तेमाल करते थे, विशेष उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत तक पहुंचना। उनकी पूरी कोशिश परिभाषाओं को स्पष्ट करने की थी। अच्छा क्या है, सुंदर क्या है। और उनके शिष्य प्लेटो ने इसी काम को आगे बढ़ाया। जी, प्लेटो सुकरात से गहरे प्रभावित थे, और उन्होंने सुकरात के विचारों को न सिर्फ लिखा बल्कि उन्हें और विकसित करके अपना एक विशाल दार्शनिक ढांचा खड़ा किया, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद मतलब आइडियाज, प्लेटो का थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज। हाँ, वही। प्लेटो का मानना था कि ये जो भौतिक दुनिया हम अपनी इंद्रियों से देखते और महसूस करते हैं, ये पेड़, ये पत्थर, ये इंसान, ये असली वास्तविकता नहीं है। ये तो बस परछाइयां हैं। परछाइयां? किसकी परछाइयां? असली वास्तविकता है प्रत्ययों, फॉर्म्स या विचारों की दुनिया में। जैसे हम दुनिया में बहुत सारे गोले देखते हैं, पर कोई भी गोला एकदम परफेक्ट, एकदम पूर्ण नहीं होता। लेकिन हमारे दिमाग में, या यूं कहें कि एक अलग आध्यात्मिक स्तर पर, पूर्ण गोले का एक आइडिया या प्रत्यय मौजूद है। अच्छा, तो ये भौतिक चीजें उस परफेक्ट आइडिया की अपूर्ण नकल है। बिल्कुल। असली वृत्तत्व, असली मानवता, असली न्याय, ये सब उन अमूर्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील प्रत्ययों की दुनिया में मौजूद हैं। और इस असली दुनिया को हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, क्योंकि इंद्रियां तो इसी बदलती हुई अपूर्ण दुनिया से जुड़ी हैं। तो फिर कैसे जानेंगे उस असली दुनिया को? तर्क और बुद्धि से, गणित से। प्लेटो गणित को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि गणित अमूर्त चीजों से डील करता है, जो बदलती नहीं है। उनका मानना था कि हमारी आत्मा इन प्रत्ययों को पहले से जानती है, हमें बस उन्हें याद करना है। ये तो काफी रहस्यमयी सा लगता है। उनके ग्रंथ टिमेयस में भी कुछ ऐसी बातें हैं ना, सृष्टि वगैरह के बारे में? हाँ, टिमेयस में प्लेटो एक तरह का सृष्टि मिथक बताते हैं, जहां एक दैवीय कारीगर, डेम्यूट्स, पहले से मौजूद प्रत्ययों को देखकर इस भौतिक दुनिया को रचता है। इसमें गणित, खासकर ज्यामिति जैसे त्रिकोण, और खगोल विज्ञान, ग्रहों की पूर्ण वृत्ताकार गति का बहुत जोर है। ये एक तरह से दुनिया को एक तर्कसंगत, व्यवस्थित रचना के रूप में देखता है, लेकिन इसमें रहस्यवादी और धार्मिक तत्व भी काफी हैं। तो प्लेटो का नजरिया काफी रूढ़िवादी सा लगता है, हेराक्लिटस या डेमोक्रिटस के मुकाबले। हाँ, कह सकते हैं। वो बदलाव को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनके लिए आदर्श राज्य भी वो था जो स्थिर रहे, जिसमें ज्यादा बदलाव न हो। ज्ञान भी कुछ चुनिंदा लोगों, दार्शनिक राजाओं तक सीमित था। पदार्थ और विचार, दुनिया को बाहर से देखना या अंदर से, ये सब कुछ 2500 साल पहले शुरू हो गई थी। बिल्कुल। और आप देखिए, ये बहसें आज तक खत्म नहीं हुई हैं। भौतिकवाद बनाम आदर्शवाद, अनुभव बनाम तर्क, वस्तुनिष्ठता बनाम व्यक्तिपरकता, ये सब तनाव आज भी हमारे विज्ञान में, हमारे दर्शन में, हमारे समाज में जिंदा हैं। सही कहा। जैसे हम आज भी पूछते हैं कि क्या ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा है, या कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य भी है? क्या सच सबके लिए एक है, या व्यक्ति पर निर्भर करता है? जी, ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक सिर्फ पुराने विचारक नहीं है।
उन्होंने वो सवाल पूछे जो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने सोचने के वो तरीके दिए जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या वास्तविकता को समझने का कोई एक सही तरीका कभी मिलेगा, या ये अलग-अलग दृष्टिकोण हमेशा साथ-साथ चलते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। शायद ये अलग-अलग दृष्टिकोण, ये तनाव ही सच्चाई को समझने की हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। एक दूसरे को चुनौती देकर ही शायद हम आगे बढ़ते हैं। कोई अंतिम जवाब है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। जी। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए।